हेलो। हेलो। शुरू करें क्या? ये जनता आ जाएगी, है ना? चलो। गुड मॉर्निंग जी। ऑफिशियल साहू मिस्टर आर्यन। आर्यन, आपने लिख लिया था क्या? हाँ, वो लेक्चर पीछे ले जाके पॉज करके लिखना था, आपको ही लिखना था शायद, है ना? शिफा, लीकेज एंड इंजेक्शन क्या होता है? लीकेज एंड इंजेक्शन बताऊंगा जी आपको, है ना? इंजेक्शन का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट, लीकेज का मतलब होता है जब पैसा रुक जाता है, फंस जाता है। तेरी अच्छा, आपने तो देखी नहीं, आपको समझ भी नहीं आएगी। वो जो एक आई है, अरे एक पिक्चर नहीं आई है नई? अरे एक है उसका नाम चमकीला, अमर सिंह चमकीला। नाम भी नहीं सुना होगा तुमने। भोजपुरी नहीं है, बॉलीवुड मूवी है, बट इसमें दिलजीत, दिलजीत का नाम सुना है? दिलजीत, दिलजीत इसमें हीरो है। और परिणीति चोपड़ा, परिणीति चोपड़ा को जानते हो? राघव की वाइफ। राघव को जानते हो? कौन है? चड्डा। तो परिणीत चड्डा हो गई अब। परिणीत क्या हो गई? चड्डा हो गई। राघव चड्डा। उसमें एक गाना है कि तेरी माँ दी तलाशी लेनी कि बापू साडा गुम हो गया। नहीं, गाना है सच में। मतलब बहुत ये चमकीला ना वो था, बहुत पुराना सिंगर था। सर, आप कुछ बताने वाले थे लास्ट लेक्चर में। हाँ, सॉन्ग लगाना है कल पक्का। दे, जबान ही दे दी। जबान दे दी, प्रॉमिस कर दिया। आपको प्रॉमिस कर दिया, कल आपको इधर गाना दिखाऊंगा। कौन सा वाला? एक तो प्रभु देवे वाला, वो नहीं दिखना है तो फिर भोजपुरी। भोज भोजपुरी तो आप उसमें भी देख सकते हो, ऐसे ऐसे करते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, रील्स। हाँ, उसमें भी देख सकते हो। उसमें तुम्हारी वो भी दिखेगी, तुम अर्पिता, वो बहुत बनाती है भोजपुरी पे रील। देखना, उसकी दिखेगी तुम्हें। देखोगे तो दिखेगी, देखोगे ही नहीं तो कहां से दिखेगी बहन। गुम हो गया। चलो, चलो हम 5 पॉइंट्स डिस्कस कर चुके थे हम लोग। आप लॉ में भी यही गाना गा रहे थे, सुबह सुबह यही सुन के आए हो क्या? लॉ में भी यही गाना गा रहे थे, सुबह सुबह यही सुन के आए हो क्या? सुबह सुबह नहीं, मैं कल मूवी देखी मैंने, और मैंने इस गाने को बहुत ज्यादा 2 बार सुना। तो मेरे को बड़ा ये एक लाइन बहुत अच्छी लगती है कि गुम हो गया, गुम हो गया, गुम, वही गाना जो है, तेरी माँ दी तलाशी लेनी कि बापू साडा गुम हो गया। हाँ, किधर गुम हो गया हमारा? भाई इसमें क्या है कि जो हीरोइन है ना, उसकी उसकी मम्मी हीरो के पापा को पसंद आ जाती है। अब बापू नजर नहीं आ रहा है, तो फिर वो गाना गाता है, ऐसे करके वो गाना बनाया उन्होंने। और बड़ी सुपर हिट फिल्म है यार, बहुत ज्यादा तारीफ सुनने में आ रही है इसकी, तो इसलिए मैंने देखी। हाँ, अच्छी फिल्म है। पंजाबी नहीं है, बस अच्छी चीज ये है कि पूरी पिक्चर हिंदी में है पर गाने सारे पंजाबी में है। क्योंकि ये चमकीला ना एक पुराना सिंगर था, मैं आपको एक इसका एक ग्लिम्स देता हूँ। चमकीला एक पुराना सिंगर था। पुराना मतलब जैसे आज की डेट में हनी सिंह आया, है ना? तो बोलते हैं ना कि यार हनी सिंह के गाने में कुछ ना कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग कर देते हैं
कि जो समाज के लिए अच्छे नहीं हैं या ये वो सब, लेकिन अपन लोग को तो चलता है। कुछ गाने गाने में गालियां होती हैं, कुछ गानों में गंदे शब्दों का इस्तेमाल होता है। तो ये उस समय का है जब गाने इस तरह के बनाए जाते थे, थोड़े से अश्लील कह सकते हो आप। तो ये वो सिंगर था और इतना सुपर हिट था कि वो पूरा मतलब वर्ल्ड वाइड, जैसे वर्ल्ड वाइड अगर कोई पंजाबी सिंगर बहुत जल्दी बढ़ा है तो या तो चमकीला बढ़ा था या फिर आपका जिसकी अभी डेथ हुई मूसेवाला, सिद्धू मूसेवाला। चमकीला 28 साल में उसकी उग्रवादियों ने हत्या कर दी थी। कारण सिर्फ ये था कि उसको मना किया था कि अब तू गाने नहीं गाएगा। और वो अखाड़ों में गाने, अखाड़ा मतलब जो स्टेज शोज होता है ना, उसको पंजाब में अखाड़ा बोलता है कि यहाँ अखाड़ा लगा है, इसका मतलब यहाँ पे शो होने वाला है। अखाड़ा मतलब वो वाला अखाड़ा नहीं जो कसरत वाला नहीं, अखाड़ा मतलब शोज। तो ऐसे अखाड़े लगते थे पंजाब में, गाने गाता था, पब्लिक पसंद करती, पब्लिक को मजा आता है, थोड़ा सा रस आता है उनको कि यार वाह मजा आ गया ऐसी चीजों में। तो बहुत इतना फेमस हुआ, फिर वो समाज के ठेकेदार नहीं होते कि तुम्हें ये गाना, उसको दूसरे सिंगर चलने लगे थे क्योंकि सबको किनारे करके नंबर वन बन गया था वो। तो फिर उसको मरवा दिया, तो उसके ऊपर फिल्म बनी, उसकी पूरी जीवन के ऊपर पिक्चर बनी है और वाकई देखने लायक है। मतलब बहुत अच्छी फिल्म है, दिलजीत ने बहुत अच्छा काम किया। और फिर उसको एंड में मार देते हैं, मर जाता है भैया ठा करके। 28 साल की उम्र का लड़का मर गया, सोचो 28 साल उम्र कितनी होती है। तो इतनी सी उम्र में बेचारा मर गया। ठीक है, पर ठीक है, अपने को क्या, दिलजीत से तो हिंदी बोली नहीं जाती। कौन सी मूवी है ये? है अमर सिंह चमकीला। मैं देखो प्रचार कर रहा हूँ पिक्चर का, अरे मेरे को कुछ मिलेगा भी नहीं पैसा। चलो ठीक है, हम लोग अब हाँ जी, अब हम स्टार्ट करते हैं, हमारी हमारी पिक्चर स्टार्ट करते हैं ना। हमारी पिक्चर के हीरो तो अपन ही है सब। अरे रे रे रे, चलो स्टार्ट करें क्या? हम स्टार्ट करते हैं। अपनी पिक्चर के कौन हीरो है? तुम सब हीरो और तुम सब हीरोइन हो। हाँ, तो हर बंदा अपनी जिंदगी में एक हीरो है ना? हाँ, हर बंदा अपनी लाइफ के लिए हीरो है। किसी के लिए हीरो है, किसी के लिए विलन है। अभी आज हम लोग इधर बैठे हैं तो हम तुम लोग के लिए एक सेलिब्रिटी वाला पोर्शन है, हीरो है। क्यों? तुम्हें सिखाएंगे, फिर कल को तुम हीरो बन जाओगे जब चार्टर्ड अकाउंटेंट हो जाओगे। अरे हाँ, फिर तुम्हारे नीचे कोई आएगा जिसे तुम सिखाओगे, तो उसके लिए तुम हीरो रहोगे। तुम किसी के लिए विलन हो आज, किसी से बहुत प्यार से बात करते हो, किसी का फोन ही नहीं उठाते हो। चलो, तो दिलजीत बिना पग के तो बहुत गंदा, वाकई बहुत गंदा लग रहा है। दिलजीत बिना पग के बहुत गंदा लग रहा है। बाकी ठीक है, फिल्म की रिक्वायरमेंट थी तो उसने किया। अच्छा तो मुझे भी नहीं लगा, बट ठीक है, क्या करें। फर्स्ट टाइम आप देखोगे दिलजीत को बिना पगड़ी के, ऐसे नॉर्मल आप जैसे बाल उसके पूरे सेट करके और फिर विग जो जैसा भी किया, बट किया उसने। तो पॉइंट नंबर, हम बात कर रहे थे, हम बात क्या कर रहे थे, हम मेजर्स देख रहे थे। कौन से मेजर? कि हमारी इंडस्ट्री को बचाना है। हम कल से 3 दिन से हम अपनी देश की इंडस्ट्री को बचाने में लगे हुए हैं। पहले हमने टैरिफ 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 से बचाया, उसके बाद अदर देन टैरिफ कुछ मेजर्स और थे। तो कल भी हमने 4-5 पॉइंट्स पे डिस्कस किया, आज भी 4-5 पॉइंट्स के ऊपर टाइम पास कर लेते हैं। फट फट फटाफट, बहुत छोटे छोटे से हैं। लिखो, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट पॉलिसीज। गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट पॉलिसीज। गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट पॉलिसीज में क्या होता है कि जैसे गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट को जैसे कोई भी प्रोडक्ट खरीदना है और वो प्रोडक्ट, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट का मतलब, प्रोक्योर का मतलब क्या होता है? परचेज। तो गवर्नमेंट को अगर अपने लिए कोई प्रोडक्ट खरीदना है, जैसे मान लो रेलवे रेलवे लाइन बिछानी है या जनरेटर खरीदने हैं बहुत सारे, गवर्नमेंट के हर ऑफिस में डिपार्टमेंट में अपने को जनरेटर लगाना है। हम जनरेटर बेचने वाली कंपनियां कौन कौन सी हैं, तो सरकार क्या करेगी, एक विज्ञप्ति बाजार में डालेगी, न्यूज़पेपर में डालेगी कि हमको जनरेटर खरीदना है, जिसको टेंडर देना है टेंडर दे दो। टेंडर मतलब अपने अपने पूरा कोटेशंस दे दो। अब कोटेशंस देने इंडियन कंपनीज भी आएंगी और फॉरेन कंपनीज भी आएंगी। भारत में बहुत सारी फॉरेन कंपनीज भी काम करती हैं, यहां पर प्रोडक्शन करती हैं।
तो इंडियन कंपनीज भी आएंगी, फॉरेन कंपनीज भी आएंगी। जैसे जनरेटर की ही बात करें तो एक जर्मन कंपनी है सीमेंस, वेरी गुड। जर्मन कंपनी सीमेंस है, और इंडियन कंपनी किर्लोस्कर। ये दोनों क्या करते हैं, जनरेटर बनाते हैं जी। क्या बनाते हैं, जनरेटर। तो अब इनसे, इनके दोनों के कोटेशन ले लिए जाएंगे। अगर दोनों के कोटेशन इक्वल है तो फिर गवर्नमेंट प्रेफरेंस किसे देगी, इंडियन कंपनी को देगी। गवर्नमेंट किसे प्रेफरेंस देगी, मतलब शानपत्ती करते हैं यहाँ पे, सीधी सी बात है, अपने वालों को देंगे। क्यों देंगे यार बाहर वालों को काम, अगर सेम काम है, 2 5 10 रुपए ऊपर नीचे है तो भी अपने वालों को, लेकिन अपना वाला ज्यादा ही अगर उसका मुंह खोल के बैठा है तो फिर तू खोल के बैठा ही रहे। हाँ, उसके मुंह में क्या डाल देंगे, पानी डाल देंगे बहुत सारा कि बेटा ये ले, तू इसी के लायक है। ठीक है। अब ये दोनों क्या है, मैन्युफैक्चरर हैं किस चीज के, जनरेटर के। मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर हैं जनरेटर के। तो अब ये क्या करेगा जी, गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट विल प्रेफर इंडियन कंपनीज। खत्म, पॉइंट नंबर 6 इज ओवर। गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट पॉलिसीज मतलब इंडियन इंडस्ट्रीज को बचाए रखने के लिए, अगर कोई कॉमन ऑब्जेक्ट, सरकार अगर कोई माल खरीद रही है तो वो किससे खरीदेगी, वो इंडियन कंपनी से खरीदेगी, बनस्पत की गवर्नमेंट, बनस्पत की फॉरेन कंपनी से, अगर दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है तो। पॉइंट नंबर 7, नेक्स्ट लिखो, ट्रिम, TRIM, ट्रेड रिलेटेड, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। मान लो एक कंपनी है ABC, ये ABC कंपनी कहाँ की है, USA की है। अब ये USA आती है, USA की कंपनी क्या कहाँ आती है, इंडिया में आती है। क्यों आ रही है इंडिया में, इंडिया में हम लोग हैं इसके लिए हमसे मिलने आती है। क्या करने आ रही है, यहाँ पर एक फैक्ट्री डालेगी। फैक्ट्री डाल के क्या करेगी, मैन्युफैक्चरिंग करेगी, मैन्युफैक्चरिंग करेगी। अब कोई विदेशी कंपनी भारत में आती है और यहाँ फैक्ट्री डाल के मैन्युफैक्चरिंग करती है तो जाहिर सी बात है कि हमारे उद्योगों को कंपटीशन देने वाली है। यस, और हम उन्हें मना भी नहीं कर सकते क्योंकि WTO के साथ कुछ ऐसे अग्रीमेंट है, रजामंदियां हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस के साथ। जब से ग्लोबलाइजेशन फैला है तब से बेनिफिट्स हुए तो गंद भी फैला है बहुत ज्यादा, हम ही लोग परेशान हो जा रहे हैं। ठीक है। तो अब फैक्ट्री या अच्छा मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, तो अब हम दूसरी साइड से क्या करेंगे, इनको नेशनल इनकम में बढ़ाने में योगदान कैसे लेंगे, मतलब कुछ ऐसी पॉलिसीज ड्रॉ कर देंगे कि यार ये अपने आप भाग जाए। ठीक है। जैसे कि आपको रॉ मटेरियल, आप कुछ भी प्रोडक्शन करोगे, रॉ मटेरियल कहाँ से खरीदोगे, इंडिया से खरीदोगे। ठीक है। जैसे लोकल इनपुट्स आपको लेने होंगे, लोकल इनपुट्स यानी कि रॉ मटेरियल इंडोजीनियस हो। रॉ मटेरियल कौन सा हो, आपका भारतीय रॉ मटेरियल इस्तेमाल करो। भाई तुम आ रहे हो रॉ मटेरियल भी लेके आ रहे हो, नहीं, रॉ मटेरियल हम इधर से आपको रेडी करके देंगे, बहुत बढ़िया। दूसरा, इधर काम करने वाले जो पट्टे लोग होंगे, एम्प्लॉयमेंट किसको दोगे, इंडियंस को होना चाहिए, ओनली इंडियन वर्कर्स। लेकिन यूएस वाली कंपनी क्या बोल रही है, अरे तुम्हारे भारतीय लोग को आता जाता तो कुछ है नहीं। तो हमारी भारत सरकार क्या बोल रही है कि बेटा पूरे विश्व में जाके भारत के लोग ही सारे काम धंधे संभाल रहे हैं, वो तो हमारे यहाँ हम लोग इनको अच्छी तनख्वाह नहीं देते तो बाहर चले जाते हैं। तो तू चिंता मत कर, भारत में बहुत लोग, अरे पर हमारी नई टेक्नोलॉजी है, नई टेक्नोलॉजी है तो भाई ट्रेनिंग दे, पहले पहले ट्रेनिंग दे उसके बाद काम करवा। यस।
तो वर्कर्स क्या होंगे, इंडियन वर्कर्स होंगे। एम्प्लॉयमेंट, जैसे एम्प्लॉयमेंट आता है तो अपने दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए कि यार जैसे एम्प्लॉयमेंट आया, लोगों के पास पैसा आया, तो सर्कुलर ऑफ इनकम चालू हो जाता है, खर्चे करना चालू कर देता है। तीसरी शर्त क्या लगा देते हैं कि 25% अप्रोक्स रॉ मटेरियल जो है आप इंडियन SSI से लो, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज से अगर हमने ये शर्त लगा दी कि आपको इतना माल लेना पड़ेगा, तो यार अगर मान लो कि आपका बहुत बड़ा उद्योग है तो बहुत सारी SSIs को रोजगार अपने आप मिल जाएगा प्रोडक्शन के लिए। यस बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो फाइनल प्रोड्यूस बनाते नहीं है। मैंने एक उद्योग लगाया और उद्योग में मैं क्या कर रहा हूं कि बॉटल के ढक्कन बना रहा हूं, ताकि जो भी ये पानी की बॉटल्स बिकती है सबके ऊपर एक ढक्कन फिट होता है। तो मेरा काम क्या है, सिर्फ ढक्कन बनाने का है। तो अब ढक्कन बना बना के मैं क्या कर रहा हूँ, सभी को सप्लाई कर रहा हूँ। तो बहुत सारी ऐसी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं जो रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करती हैं, ताकि जो फाइनल गुड्स में या कंपोनेंट्स को प्रोड्यूस करती हैं जो फाइनल गुड्स के अंदर काम आता है। तो आपको SSI से 25% या उससे ज्यादा माल आपको SSI से खरीदना होगा। बहुत बढ़िया, मतलब डंडा ऐसा दो कि अच्छे से उनको समझ में आ जाए। और अगर आपको पैसों की जरूरत महसूस हुई तो चिंता मत करो, बहुत पैसा है हमारे बैंक्स के पास। यानी कि अगर आपको पैसे की जरूरत हुई तो लोन तुम विदेश से नहीं लोगे, लोन भी यहीं से लोगे। और जैसे ही आप लोन लोगे तो बैंक अगर लोन देता है तो उसे अपन क्या बोल देते हैं, इन्वेस्टमेंट बोलते हैं इकोनॉमिक्स की जबान में। और फिर वो पैसा घूमना चालू होता है। तो लोन फ्रॉम इंडियन बैंक्स। तो ट्रिम क्या कह रहा है, ट्रिम यही कह रहा है कि ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। तो अगर मान लो कि कोई कोई कंपनी इधर आके धंधा करना चाहती है, काम करना चाहती है, मैन्युफैक्चरिंग करना चाहती है, तो उसके ऊपर कुछ ऐसे नहीं है, ये उदाहरण है 3-4, इस ऐसे बहुत सारे नियम कायदे कानून लगा दिए जाते हैं। जैसे कि उसको भी अब ऐसा लगने लगेगा कि यार मैं तो इंडियन कंपनी ही हूं, मैं तो US का तो खाली नाम लेके चल रहे हैं, बाकी सारे प्रोविजन इंडिया के ही एप्लीकेबल हो रहे हैं, तो इनकी ही ग्रोथ होनी है। आप बस प्रॉफिट कमा के लेके जाओगे, बाकी सारी ग्रोथ किसकी होनी है, इन लोगों की होनी है। ये भी लगा देते कि आप रॉ मटेरियल, आप जैसे मान लो कि कोई इंडस्ट्री आती है तो इंडस्ट्री को क्या बोलेंगे, काम करो, आपको इंडस्ट्री डालनी है, आप वहां चले जाओ। अब ये US वालों को समझ आया कि यार ये वहां तो एकदम गांव है, हाँ तो क्या हुआ, आपको तो प्रोडक्शन करना है। और जिस गांव में हमारी सरकार नहीं पहुंच पाई विकास करने के लिए, देखो कोई भी छोटा शहर होता है, वो छोटा शहर कब बनता है, गांव से एक छोटा शहर तब बनता है जब आसपास के गांवों की पैदावार अच्छी होती है, फसल अच्छी होती है, खेती अच्छी होती है। खेती अच्छी होगी तो आसपास के किसानों के पास क्या पैसा आएगा, पैसा आएगा तो खर्च करने शहर में आएंगे, खर्च करने शहर में आएंगे तो नेशनल इनकम या उस पर्टिकुलर एरिया का स्टेट इनकम या उस डिस्ट्रिक्ट का इनकम बढ़ेगा, बढ़ेगा तो ग्रोथ होगी, स्कूल्स आएंगे, सारी चीजें आएंगी। लेकिन मान लो आसपास के जितने गांव में सूखा ही पड़ा रहता है, धंधा ही नहीं है, तो वो पूरा एरिया एकदम ऐसे हो जाता है जीरो। तो वहां से बहुत बहुत दूर जाकर शहर होते हैं क्योंकि लोगों के पास पैसा ही नहीं है वहां पे। तो इंडस्ट्री आई कि US से आए कि हम आए यहाँ पे, इधर हम प्रोडक्शन करेगा, आपको मजा आएगा। तो अपनी सरकार बोले कि मजा तो आपको पहले आएगा। कैसे आएगा, आप वहां जाके दुकान डालो अपनी, तो वहां जाके फैक्ट्री डालेंगे तो उधर के सब लोगों को रोजगार मिलेगा। हम रॉ मटेरियल कैसे लाएगा, वहां तो सड़क नहीं है, तो सड़क बनाओ, तो सड़कें भी बनवाएंगे उनसे। हमारे इतने सारे एम्प्लॉइज हैं लेकिन शिक्षित नहीं है, तो शिक्षा दो, स्कूल्स खोले जाएंगे वहां पे। क्योंकि क्या होगा, कुछ टेक्निकल स्टाफ, अब टेक्निकल स्टाफ तो शहर से गांव में जाएगा, पैसे के लिए जाते हैं, अप डाउन करेगा। अब वो अप डाउन करेगा, सोचेगा यार 3 घंटे जाना 3 घंटे आना, क्यों ना यहीं सेटल हो जाऊं, यहां सेटल हो तो जाऊं, लेकिन बच्चे का क्या करूंगा स्कूल। तो फिर ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, कंपनी क्या करती है, स्कूल खोल के देती है, हॉस्पिटल खोल के देती है, विकास हो रहा है। यस तो इस तरह की पॉलिसी से वो सोचता है कि साला इतना तो मैं अपने देश का ही विकास कर देता। तो फिर क्या होता है कि बहुत चुनिंदा जो कंपनियां होती है प्रोडक्शन करने के लिए आती है, इतनी हार्ड एंड फास्ट नियम देख के। नेक्स्ट नंबर 8,
नंबर 8 इज ट्रिम हो गया। डिस्ट्रीब्यूशन रिस्ट्रिक्शन, ये तो ऐसे टुच्ची सी बात है यार। डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रूशन कर दिया मैंने, अरे यार बी कहां फंसा हूं। डिस्ट्रीब्यूशन, दिख रहा है, दिख रहा है, नहीं की बच्ची। डिस्ट्रीब्यूशन अब दिख रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन रिस्ट्रिक्शंस। भाई मान लो कि आपकी कोई एक कंपनी आती है यहाँ पर और वो क्या करती है कि कुछ माल आप यहाँ पर एक्सपोर्ट कर रहे हो, यानी कि हमें इंपोर्ट करना है, बहुत बढ़िया। तो कुछ सेफ्टी मेजर्स लगा दिए जाते हैं। सेफ्टी मेजर्स क्या, जैसे मान लो माल दो तरीके का आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर इंपोर्ट कर रहे हो या बाहर से एक्सपोर्ट कर। अरे यार ये बंद हो जा रहा है बार बार, इसकी भैंस की टांग, ये फिर से अटक गया था, फिर से बंद हो गया था। चलो, टेस्ला इस वजह से इंडिया में नहीं आई। अब क्या मालूम भाई, तू जान। चलो, डिस्ट्रीब्यूशन रिस्ट्रिक्शन, इसमें क्या मैं लिख ही देता हूं यार, टेस्ट द सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। क्वालिटी कंट्रोल मेजर्स, बिफोर डिस्ट्रीब्यूटिंग। अरे नीचे क्या आ गया बंदा को, ये क्या आ गया, अरे हटा दो इसको। ये सीए इंटर वाला इधर क्या कर रहा है। अरे यार पर फिर जरूरत पड़ी सीए इंटर में तो। हाँ, अब तो हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता ना। क्या बोली, अच्छा अंडू करो। अंडू करता हूँ, चलो। डिस्ट्रीब्यूशन रिस्ट्रिक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन सुनो ना, डिस्ट्रीब्यूशन रिस्ट्रिक्शन भाई इसमें क्या होता है कि सेफ्टी स्टैंडर्ड्स लगाए जाएंगे। कोई मान लो कोई ईटेबल खाने पीने की चीज मंगा रहे हैं, कोई खाने पीने की चीज मंगा रहे हैं, तो अपन क्या बोलेंगे, भाई क्वालिटी कंट्रोल मेजर का ध्यान रखना। कोई भी ऐसी चीज मंगा रहे हैं, मान लो खाने पीने की नहीं है लेकिन उससे हमारी जनता को नुकसान पहुंच सकता है, तो पूरा क्वालिटी कंट्रोल मेजर लगाओ। अपने यहाँ जैसा मर्जी प्रोडक्ट बना के अपन बेच दो, इंडिया में चलेगा, लेकिन जब अंग्रेज यहाँ पे बेचने आते हैं तो 100 होशियारी दिखाता है। यस, अंग्रेज भी सोचते होंगे साला, जब हम तुम्हें छोड़ के गए थे तुम हो तो बिल्कुल वैसे ही, लेकिन अब थोड़े से तुम शाणे बन गए हो, ठीक है। तो आप कहते हैं ठीक है। जैसे मान लो पेरिशेबल गुड्स आप क्या कर रहे हो, इंपोर्ट कर रहे हो, पेरिशेबल, पेरिशेबल गुड्स अगर आप मंगा रहे हो, जैसे मान लो क्या मंगाया आपने, फ्लावर्स मंगाए, फूल मंगाए, मछली मंगाई, मीट वगैरह कोई भी ऐसी चीज मंगाया, खाने पीने की चीज अगर मंगा रहे हो, पेरिशेबल मतलब खराब हो जाएगी। अब खराब हो जाएगी तो खराब होने से बचाने के लिए वेयर हाउस मस्ट बी देयर, वरना मत करो। वेयर हाउस, वेयर हाउस मस्ट हैव रेफ्रिजरेशन फैसिलिटी। इसको क्या बोलते हैं अपन, तुम, हेलो प्रियंका, फाउंडेशन अटेम्प्ट कब है तुम्हारा, सितंबर में अटेम्प्ट है तुम्हारा। तो तुम कब से आ रही हो, कब, आज तुम पहली बार आई हो। तुम वो हो क्या जो एक बार झगड़ा कर रही थी, याद है, एक थी ना एक प्रियंका, मालूम है क्या किसी को, ऑनलाइन में झगड़ा कर रही थी। तुम वाली नहीं हो, तुम दूसरी प्रियंका हो। अच्छा, फैसिलिट, अरे यार अब टी गायब हो गया। फैसिलिटी, फैसिलिटी दिख रहा है, अरे अब अब दिख रहा है, अरे अब ठीक, अब दिखा। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी। तो तू इतने देर से थी कहाँ, ए छोरी,
क्लासेस? तुम पहली दफा आई हो यहाँ फेस टू फेस? तो तुम पूना की हो? अभी पूना में ही रहती हो? तो फिर फेस टू फेस सुबह आ जाया करो 9 बजे। बहुत दूर है, आप कुछ कह रहे हो? किसका बैच है 12 बजे? अरे तुम नई वाली क्लास में बैठती हो क्या? अच्छा, ओके। तुमने जैसे ही प्रियंका नाम बताया मैं घबरा गया एकदम से। बहुत लड़ाई करी थी, एक लड़की आई थी ऑनलाइन, उससे बहुत लड़ाई करी थी। चलो नेक्स्ट, रिस्ट्रिक्शन ऑन पोस्ट सेल सर्विसेज। ये करने गए क्या? मैं मैं थोड़ी भगाया उसको। अरे मैं तो बोला ना बैठो। मैं भगाया क्या उसको? मैं कहाँ भगाया यार? मैं कुछ बोला क्या? अरे हराम खोलो। मैं एक शब्द भी नहीं बोला हूं। डरी नहीं, उसको जाना था। वो पुस्तक लेने आई थी इसके लिए। अपने से गई है, मैं थोड़ी उसको कुछ किया हूं। उसको तकलीफ देके सफेद वाले को हुई है। हाँ, उसका जैसे दिल टूट गया हो। रिस्ट्रिक्शन ऑफ पोस्ट सेल सर्विसेज। पोस्ट सेल देखो, लॉ का आंसर प्रैक्टिस कब होगा? बहुत जल्द होगा बेटा। सचिन, राधा कृष्णा, नीरू, तेरा सर, वो आपके मुंह पे तो नहीं कहेगी कि हाँ मैं ही झगड़ा कर रही थी। चलो, तो मैं क्या बात कर रहा था कि कुछ बात कर रहा था, रिस्ट्रिक्शन ऑन पोस्ट सेल। अरे पोस्ट सेल सर्विस होता है ना, जैसे मान लो मैंने आपको माल बेचा, इलेक्ट्रॉनिक, हिटाची का एसी बेचा, पैनासोनिक का एसी बेचा। अब वो एसी बेचने के बाद उसमें कुछ गड़बड़ हुआ, तो गड़बड़ हुआ तो मेरे बंदे आएंगे, ठीक करके जाएंगे। ठीक है, तो पोस्ट सेल सर्विसेज की बात है। तो इंडिया इंडिया क्या करती है कि जैसे कोई बाहर विदेश की कंपनी भारत में आई, आने तो देंगे, हम रोक तो सकते नहीं है। यहाँ के माल बेचा तो हम उनसे ये शर्त लगा देते हैं कि यार देखो, तुम आज यहाँ हो कल नहीं हो, लेकिन हमारे लोगों को माल बेच रहे हो। तो पोस्ट सेल सर्विसेज यानी कि मिस्त्री लोग जितने होंगे ना, जैसे तुम वारंटी वगैरह देते हो, तो वो फिर आपको इंडियंस को आउटसोर्स करना पड़ेगा। बात समझ में आया? नहीं आया? फिर से सुनो। माल बेचा हिटैची ने, माल बेचा पैनासोनिक ने, इलेक्ट्रॉनिक कंपनी से, बाहर की कंपनी से। यहाँ पे माल बेचा, एसी बेचा। अब उसमें कोई गड़बड़ होती है, तो गड़बड़ क्या वो विदेश से बंदे बुलाएंगे ठीक करने के लिए, कि अपने इधर के पट्टे लोग होंगे? बस, तो इधर के पट्टे लोग को उन्हें करना पड़ता है। उनका रिक्वायरमेंट है ये। हमारे देश ने लगाया कि किसी को तो धंधा दो। तो आपको विदेशियों, आपको अंग्रेजों, आपको हमें आउटसोर्स करना पड़ेगा। बस इतनी सी बात है, लिख लो। जैसे पैनासोनिक, हिटाची, सिर्फ एक लाइन लिख देते हैं, आफ्टर सेल सर्विस मस्ट बी वो अपनी मर्जी से गई है। मैं कहा कुछ उसको बोला? अरे वो डरी नहीं, वो उसको जाना था। वो हाँ, वो क्लास देखने आई थी, वो पहले कभी आई नहीं। डोमेस्टिक प्लेयर को दो आप, आउटसोर्स कर दो डोमेस्टिक प्लेयर को, बात खत्म हो गई। जैसे चलो एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, पैनासोनिक, या फिर क्या नाम था, हिटाची, ईटीसी। तो ये क्या करते हैं, सेल गुड्स इन इंडिया। और सर्विस कौन देंगे? अपने गरीब लोग। सर्विसेज पोस्ट सेल बाय इंडियंस। अब इंडियंस का मतलब इंडियन ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, पार्टनरशिप फर्म हो सकती है, जिसके साथ डील कर रही है। ठीक है, सर्विस सेंटर खोलने की बात कर रहा है। नंबर 10,
नंबर 10 ले लो जी। सेफ एडमिनिस्ट्रेटिव, ये तो बहुत ही गंदा है। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर मेजर्स। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर मेजर का मतलब यह है कि भारत में काम करना मतलब सिर ओखली में देना जैसा है। इतनी ज्यादा लीगल प्रोसीजर है, इतने ज्यादा पेपर वर्क है, इतना ज्यादा पेपर वर्क है। इसे बोलते हैं रेड टेपिज्म। रेड टेपिज्म मतलब बहुत ज्यादा पेपर वर्क है। रेड टेपिज्म बहुत लंबी चौड़ी प्रोसीजर है, बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटीज है। और ये सब खत्म होते होते एंड में आ जाता है करप्शन। तो ये सारी चीजें इंडिया में होती हैं, तो बाहर वाला बेचारा वैसे ही डीमोटिवेट हो जाता है। दिस डीमोटिवेट्स इंपोर्ट। करप्शन तो यार, करप्शन तो खैर बाहर के लोगों को पसंद होता है। उनके लिए तो अच्छी चीज है कि यार कागज वागज सब छोड़ो, इंडिया में काम करना है, उधर देखो कौन से मंत्रालय में उधर क्या देना है, बस फिर आते हैं धंधा करते हैं, छोटी सी बात। लेकिन ईमानदारी से चलेंगे, किताबों में तो अपन ईमानदारी से चलते, तो उस हिसाब से यहाँ पर बहुत हेडेक है। नेक्स्ट, रूल्स ऑफ ओरिजिन। रूल्स ऑफ ओरिजिन, भाई सीधी सी बात है, कोई प्रोडक्ट जहां बना है, जैसे मान लो कोई प्रोडक्ट हमने चाइना से इंपोर्ट किया, जैसे कोई कंपोनेंट्स है, ओरिजिन क्या है, आया कहां से माल, चाइना से। क्या मंगाया हमने, कंपोनेंट मंगाया कोई भी, ठीक है जी। उसके बाद प्रोसेस कहां हुआ, प्रोसेस या असेंबल कहां पर हुआ, इंडिया में हुआ। इससे यहां पे अपन ने फाइनल गुड्स तैयार कर लिया। अपन ने चाइना से बहुत सारे कंपोनेंट्स मंगाए इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के, यहाँ पे लाके सबको इकट्ठा किया, कस दिया, असेंबल, असेंबल समझते हैं, असेंबल किया, सबको एक साथ लाया। जैसे सिस्टम होता है, तो सिस्टम आप खरीदने जाते हो तो क्या पूरा सिस्टम बना बनाया मिलता है कि वो एक एक कंपोनेंट जोड़ जोड़ के असेंबल करता है, एक एक कंपोनेंट। बेचने वाले आप हो, लेकिन वो कंपोनेंट किसने बना के भेजे हैं आपको, चाइना ने, ठीक है। और आप माल भेज रहे हो यूएस में, एक्सपोर्ट कर रहे हो जी आप, घूम गया, मिल गया, आप क्या कर रहे हो, सेल का कर रहे हो यूएस में। तो बस इतनी सी बात बोला है कि यहां पर जहां भी आप माल बेच रहे हो, वो कंपोनेंट्स बने कहां है, असेंबल इज नॉट इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर कल को कोई चीज खराब होती है तो वो कंपोनेंट की वजह से होगा। देखा जाए तो इंडिया का माल खराब है, लेकिन उस माल के ऊपर स्पष्ट लिखा होना चाहिए मेड इन चाइना। कोई कंपोनेंट्स आप भेज रहे हो तो मेड इन इंडिया लिखकर मत भेजो, मेड इन चाइना लिखकर भेजो। चाहे हम असेंबल कर रहे हैं, असेंबल हम कर रहे हैं, लेकिन उस पर रूल्स ऑफ ओरिजिन कहता है कि उस पे ओरिजिनेटर का नाम आप लिख के दो, ताकि डंडा आपको पड़े। तो इससे क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, राइट। लिख लो, गुड्स, अगर मान लो गुड्स डिफेक्टिव है तो देयर विल बी इंक्रीज अकाउंटेबिलिटी। चलो लिख लो, इफ द गुड्स were defective, there will be increased in accountability. There will be increased in accountability. अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है, जवाबदेही किसकी होगी, अकाउंटेबिलिटी। राइट ऑन प्रोडक्ट, क्या लिखना पड़ेगा, ओरिजिन, माल आया कहां से। दिस इज ऑल अबाउट ऑफ रूल्स ऑफ ओरिजिन। नेक्स्ट लिखो जी, खत्म ही नहीं हो रहा है तो। सेफ गार्ड मेजर्स, सेफ गार्ड मेजर्स। भाई जैसे मान लो कि हम कुछ कंट्रीज से माल को इंपोर्ट कम कर देते हैं,
क्योंकि हम थोड़ा सेफ गार्ड मेजर को लेकर चलते हैं। सेफ गार्ड मेजर मतलब मान लो कोरोना चल रहा है यार, और चाइना में बहुत ज्यादा कोरोना है, बहुत ज्यादा भीषण कोरोना है, तो हम अपने देशवासियों की सुरक्षा के लिए क्या करेंगे कि कहीं पर कोई महामारी, किसी देश में युद्ध चल रहा है, जैसे कौन सा, रशिया और उसका वो दूसरा कंट्री कौन सा था, यूक्रेन। यूक्रेन और रशिया के बीच में घमासान घमासान, और तेल तूल वहां से भी आता था अपना, तो वो नहीं आ पाएगा कुछ समय के लिए। क्यों कम कर देंगे हम, क्यों? क्योंकि वो लोग प्राइसेस एक तो हाइक करके बेचेंगे, वहां पे जंग छिड़ी हुई है। दूसरा, किसी देश में महामारी फैली हुई है, जैसे कोरोना आया था, तो उस देश से माल अभी मंगाना बंद कर देंगे कुछ समय के लिए। जब समय ठीक होगा, जब सिचुएशन सब नॉर्मल हो जाएंगी, तो फिर वापस से माल मंगाना चालू कर देंगे। तो यही बात बोलता है, लिख लो इसको, रिड्यूसिंग इंपोर्ट्स फ्रॉम कंट्रीज, reducing reducing imports from countries as a safeguard measure as a safeguard measures till the situation is normal, till the situation is normal. एग्जाम्पल का कोरोना, कोविड लिखना है, कोविड की सिचुएशन आई थी, यहाँ कोई वॉर चल रहा है। अरे यार डी कहां से आ गया वॉर में? ठीक है, पॉइंट नंबर 13 एंड लास्ट पॉइंट ऑफ द डे, embargoes, 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 कंप्लीट बैन लगा दिया जाता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे, कंप्लीट बैन। क्यों? जिस देश से पॉलिटिकली हमारे रिश्ते अच्छे नहीं है, जिस देश से पॉलिटिकली हमारे रिश्ते अच्छे नहीं है, या फिर कोई ऐसा माल किसी देश से आता है जो हमारे रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करता है। अब आपको नाम लेने की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि गोदी मीडिया दिन भर एक देश का नाम लेती है, उस देश का नाम क्या है? पाकिस्तान। अगर पाकिस्तान के साथ आपके संबंध अच्छे नहीं है, तो आप क्या करोगे? कंप्लीटली बैन कर दोगे? नहीं करेंगे, मतलब संबंध अच्छे नहीं है ना, डिक्लेरेशन ऑफ वॉर हो चुका है, तब तो रास्ते ही बंद हो जाते हैं। लेकिन स्थितियां ऐसी हैं कि आज नहीं तो कल वॉर की डिक्लेरेशन हो जाएगा। मतलब अगर आपको कोई देश बिल्कुल भी नहीं पसंद, तो आपके पास जेन्युइन रीजन होना चाहिए। अगर आपको कोई देश बिल्कुल भी नहीं पसंद है, और आपके देश के लोगों के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट होता है, वहां से माल अगर आता है, तो फिर आप बिल्कुल कंप्लीट बैन लगा सकते हो। एम्बर घोष यही कहता है, चाहो तो लिख लो, कंप्लीट बैन ऑन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, complete ban on import and export। रीजन क्या है जी? कुछ नहीं, खुजली है, हमको नहीं मजा आ रहा। रीजन क्या है? बैड पॉलिटिकल रिलेशंस। और क्या रीजन हो सकता है जी? हर्टिंग रिलीजियस सेंटिमेंट, हर्ट हो रहे हैं जी अपन। पाकिस्तान का एग्जांपल लिख दो, पाकिस्तान वॉर टाइप रिलेशन अगर हमारे उनके साथ बने हुए हैं, तो हम क्या करेंगे? यस। देखो ओम जी, बहुत सारी कहानियां होती हैं, सिर्फ एक कहानी के चक्कर में बंद नहीं करते हैं, ठीक है? सर इस न्यू चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर नहीं आया है, हैं? अरे फर्स्ट लेक्चर से कर रहे हैं ना अपन तो, फर्स्ट लेक्चर से है। अब इको का लेक्चर 17 अपलोड नहीं हुआ है। सर जी कितने पॉइंट्स है इसमें, खत्म हो गए? चलो चलो, तो ये आपके मेजर्स खत्म होते हैं। मैं चेक करवा देता हूँ यार, वो लेक्चर अपलोड ऐसा तो नहीं हुआ, सारे लेक्चर हुए हैं।
अपलोड अपन रिकॉर्ड करना भूल जाते हैं, बट अपलोड तो हो ही जाता है ना यहाँ से अपने आप ऑनलाइन में। होते हैं ना, रेगुलर आते हैं। वो शायद आपसे मिस हो गया हो, या फिर ये भाई साहब ने नाम उल्टा सीधा कुछ, कई बार उसके डिस्क्रिप्शन में नाम अलग आ जाता है, तो उस वजह से शायद आपको नहीं दिख रहा होगा। प्लेलिस्ट में है सर। आप कुछ बताने वाले थे कल के बारे में। कल के बारे में क्या बताने वाला था? मैं कल के बारे में ये बताने वाला था कि कल शायद अपन जो है लॉ को स्किप करेंगे, और कल 1.5 घंटा, पौने 2 घंटा, कल हम लोग कल 9:15 से इकोनॉमिक्स में चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा एक बड़ा पोर्शन लेके खत्म कर दें। तो हाँ जी, इसके पीछे समय नहीं है ना यार। और आगे आ नहीं सकते हो? 8 बजे आ सकते हो? 8:30 आ सकते हो? रहने दो भैया। तुम कितने बजे आए थे आज? बातें करवा लो। अच्छा, आज तुम आए थे टेस्ट देने? आज आए थे बस? चल चल, चलो। तो कल, फिर कल एक काम करो, कल यही टाइम पे आओ। कल ये वाली यूनिट को खत्म करेंगे, फिर जब अगली यूनिट, कल ये वाली यूनिट खत्म कर देंगे, और जब नेक्स्ट यूनिट लेंगे ना, तब अपन कोशिश करेंगे कि देखते हैं, कल कल का टाइम सेम रखते हैं, और जो होगा फिर मैं आपको अपडेट दे दूंगा। ठीक है? चलो, तो आज के लिए इतना ही। आपकी शाम खूबसूरत हो, बाकी चर्चा करेंगे कल। बाय बाय, बाय बाय।